चलिए आज हम लोग देखते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी और डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे मैंने इसके पहले वीडियोस बनाए थे नोटिफिकेशन के लिए, तो मैंने बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, चाहे वो जीडीएस का फॉर्म का हो। और जीडीएस के लिए तो मैंने स्टेट वाइज वैकेंसी का भी दिखाया था आपको वीडियो, तो मैंने उसके सारे डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप लोग जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। तो उसी तरीके मैं आज एसएससी स्टेनोग्राफर का भी बताऊंगा। मैं इस वीडियो में सारी डिटेल बता दूंगा कि फॉर्म कब से कब तक फिल करे जाएंगे, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे और चैनल पे आप क्या देखते हो कि सीधे सीधे सिलेबस देखा, एग्जाम पैटर्न देखा, ये सब चीज़ें देखी, फॉर्म फिल हो गया, फिर बाकी चीज़ें बाद में। नहीं, हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे डीवी तक का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को फॉर्म देख के बना है। सबसे पहली सिचुएशन तो फॉर्म ही होती है, पता चला आपने तैयारी खूब करी है लेकिन फॉर्म गलत भरा है, कोई भी डिटेल गलत भर दी, उसके चक्कर में आप रिजेक्ट हो जाते हो तो ज़्यादा दुख होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये मैंने जो हाईलाइट करके रखा, मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, यानी कि जो मुझे बताना था वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन मैंने जो हाईलाइट नहीं करा वो भी मुझे अगर समझ में आएगा बताने लगा तो मैं बताऊंगा। तो एसएससी की जो वेबसाइट है, ठीक है, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसकी जो वेबसाइट है ssc.gov.in, ये इसकी नई वेबसाइट है। इसकी पहले वेबसाइट थी ssc.nic.in। ठीक है, ये फॉर्म को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों का OTR फिल होना चाहिए। ठीक है, OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखो, जिसका OTR पहले से है, ठीक है, वो बस अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसका OTR नहीं है उसे पहले OTR करना पड़ेगा। तो OTR सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने से पहले भी। ठीक है, क्योंकि OTR के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। अब चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए जो है पोस्ट आई हुई है। ठीक है, एग्जामिनेशन 2024। तो इसकी जो डेट है अप्लाई करने की वो है 26/7 से लेके 17/8 तक, मतलब कि 26 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक इसकी डेट है। ठीक है, तो 2-3 दिन हुए फॉर्म आए हुए, मैंने थोड़ा लेट वीडियो बनाया है। ठीक है, और मैंने सीरियल वगैरह का तो शायद 4 दिन बचे थे तब बनाया था वीडियो। ठीक है, इस बार लेकिन मैंने पहले बनाया है। उसके बाद क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट। ठीक है, लास्ट डेट जो आपकी है, ठीक है, रिसिप्ट वगैरह जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की उसकी 17/8। उसके बाद क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, वो है 18/8। ठीक है, यानी कि आपको फॉर्म भरना है 26/7 से लेके 17/8 के बीच। उसके बाद जो आपकी रिसिप्ट वगैरह आप डाउनलोड करते हो उसकी डेट है 17 तारीख। वही मतलब 26 से 17 है तो 17 तारीख तक आपको डाउनलोड कर लेना है। और आपको जो पेमेंट का इशू है या पेमेंट वगैरह का है वो आप 18 को करना है। लेकिन मैं तो कहूँगा लास्ट डेट तक आप जाओ मत, अभी बीच में बहुत टाइम है, आप फॉर्म फिल कर लो। फॉर्म फिल करने में है ही क्या, OTR देखो जिसका पहले से उसे कुछ करना ही नहीं है, फॉर्म फिल कर दो। पेमेंट अगर अभी ना करनी हो तो पेमेंट बाद में कर देना। ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट स्लो होगी तो अब आपको फोटो लगानी नहीं है, अब तो आपको लाइव फोटो क्लिक करनी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। ठीक है, तो लास्ट डेट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करिए कि लास्ट डेट तक मत जाए। ठीक है, पहले आप भर लो, भरने में कुछ नहीं है। आप OTR है तो अच्छी बात है, तो अप्लाई पे चले जाओ, अप्लाई कर दो, पेमेंट बाद में कर देना अगर अभी नहीं करनी है तो। ठीक है, और अगर OTR नहीं है तो जाके OTR कर लो पहले, क्योंकि वेबसाइट आज में स्लो चलती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ठीक है, जो फॉर्म करेक्शन है उसके लिए डेट है 27/8 से लेके 28/8 तक। तो देखो यहाँ पे 26/7 से लेके 17/8 तक आप फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, लेकिन जो करेक्शन की डेट है वो उसके 10 दिन बाद की है। ठीक है, तो
मतलब कोशिश करो कि कोई गलती ना हो। क्यों? क्योंकि करेक्शन करने में 200 रुपये लगता है। जब पहली बार करेक्शन करोगे तो दूसरी बार लगेगा 500 रुपये, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम लगता है, ये सेकेंड टाइम लगता है। तो ऐसी गलती करो ही क्या। और 10 ही दिन बाद केवल बनना है, ये भी नहीं कि 3 महीने बाद आपको करेक्शन करना है, उसके 10 ही दिन बाद करना है। तो उससे अच्छा है कि आप फॉर्म ठीक से देख के भरिए, ठीक है। क्यों फालतू में 100 रुपये का फॉर्म है और 700 रुपये 500 रुपये से चले जाएंगे। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। कोई डेट नहीं फिक्स करिए, लेकिन अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हो सकता है। ये टोल फ्री नंबर है, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ रही है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ कॉल करके बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो वैकेंसी लिखा हुआ है द स्टाफ एसएससी, ठीक है। होल्ड एंड ओपन कम्पिटिटिव स्टेनोग्राफर सी की पोस्ट है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ग्रुप बी नॉन गेस्टेड। और जो ग्रुप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है उसको हम बोलेंगे ग्रुप सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड जो सी की पोस्ट है उसको हम बोल सकते हैं ग्रुप बी की पोस्ट या फिर नॉन गेस्टेड। और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है, तो ग्रेड डी यहाँ ग्रुप सी नहीं है, ग्रेड डी है। तो ग्रेड डी किसकी जॉब होती है? ग्रुप सी की। इन वेरियस मिनिस्ट्री, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 20 वैकेंसी, देखो वैकेंसी है आपकी 2006 अप्रॉक्स, ठीक है। ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन देखो जो SC ST को मिलता है वो तो मिलेगा ही, OBC को तो वो सारे रिलैक्सेशन है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और ये एक पॉइंट ये पढ़ लेना, वैकेंसीज फॉर ESM, ठीक है, आर रिजर्व्ड फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी की पोस्ट कौन सी होती है? स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की। और ग्रुप बी की कौन सी पोस्ट है? स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी, ग्रेड सी और ग्रेड डी है, यानी कि ये ग्रुप सी की जॉब है, ये ग्रुप बी की है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी लिखा है तो यहाँ समझ लो सी का मतलब है यहाँ पे ग्रुप बी होगा, यहाँ पे अगर ग्रेड डी है तो यहाँ पे ग्रुप सी होगा। तो उसके लिए सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, SST, ठीक है। ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, इसकी फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई होगी, ये देखो। S मतलब सिटिंग, S की मतलब स्टैंडिंग, ठीक है। W मतलब वॉकिंग, मतलब कि सिट माने बैठना, स्टैंड माने खड़े होना, वॉकिंग माने चलना, BN माने बेंडिंग। तो ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं। आप अगर ये मतलब उस कैटेगरी से आते हो PWD टाइप की, तो आप इस तरीके से आपका जो भी हो इनमें से आप चेक कर सकते हो। जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वही मैंने हाईलाइट करा। आप चाहो तो आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो, लेकिन जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़, ये 3.5 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। यानी कि PET जो होगा, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि BRO जो होता है, ठीक है। अगर आप BRO के लिए अप्लाई करोगे, BRO के लिए मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का मतलब होता है कि जो बॉर्डर से रिलेटेड रोड्स वगैरह नहीं होती हैं, हाँ, तो वहाँ पे जो लोगों के लिए वैकेंसी होगी उनके लिए है ये। तो ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट BRO must satisfy themselves that they fulfill the candidates may note that the post once allocated as per merit come preference will not be changed। हाँ, जैसे आपने प्रेफरेंस डाला, प्रेफरेंस में आपने BRO डाल दिया और वो आपको मिल गया, तो वो चेंज नहीं होगा, पहले बता दिया गया है, ठीक है। फिर आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जरूर देखनी है। और एक पॉइंट ये याद रखना, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। मतलब जो BRO की पोस्ट है, BRO मतलब BRO की पोस्ट नहीं, मतलब BRO के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, अपना प्रेफरेंस भरेंगे, वो केवल मेल होने चाहिए, ठीक है। मतलब मेल ही वहाँ पे केवल भर सकते हैं।
और केवल वहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी यानी कि ग्रुप सी की केवल जॉब है। अब ये सबसे अच्छा पॉइंट ये है, ठीक है, बहुत से लोग ये मतलब डिटेल में नहीं बताते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है 4.1.1 सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के सिटीजन हो तो सबसे अच्छी बात है, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म में अपना इंडियन भर दो। लेकिन अगर आप इन तीनों में से हो 4.1.2 4.1.3 या फिर 4. मतलब या आप नेपाल से आए हुए हो, भूटान के हो, ठीक है, या ये सारे देश लिखे हुए हैं, इनमें से कहीं से हो तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज 4.1.2, ठीक है, मतलब इन तीनों कैटेगरीज जो भी तो उसको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो वो देख लेना है आपको। A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination, but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by government of India। मतलब कि आप चाहो तो फॉर्म भर दो, पेपर दे दो, लेकिन आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो जो सर्टिफिकेट होगा उसको देख के ही होगी, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्टली लोग नहीं बताते हैं। अब देखो एज कैसे काउंट होगी, एज लिमिट सबसे अच्छी बात है एज, ठीक है। तो ये एज काउंट होगी 1/8/2024 से, ठीक है। तो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट है उसके लिए एज है 18 से 30 साल, ठीक है। यानी कि आप 1/8/2024 तक 30 साल के अगर होगा, 18 से 30 के बीच आ रहा है तभी आप भर सकते हो। यानी कि कैंडिडेट 2/8/1994 के पहले ना पैदा हुआ हो, ठीक है, और 1/8/2006 के बाद ना पैदा हुआ हो, तो वही लोग भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रेड सी की जो पोस्ट है वो 18 से 30 एज है, इसकी एज है आपकी 18 से 30 साल, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का मतलब है ग्रुप बी की जॉब, ठीक है। और क्या है 2/8/1994, मतलब इसके पहले मतलब कि आप इसके पहले नहीं पैदा होने चाहिए। मतलब अगर आप 1/8/1994 को पैदा हुए तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप 1/8/2006 लिखा हुआ, अगर आप 2/8/2006 को पैदा हुए हो तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। यानी कि इस डेट के बाद और इस डेट के पहले, ठीक है, इस डेट के पहले आपको पैदा होना है और इस डेट के बाद। अगर आप इन दोनों के बीच में आ रहे हो तो ठीक है, ठीक है, और नहीं आ रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ पे क्या है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का मतलब है आपका ग्रुप सी, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से 27 साल है। यहाँ क्या है 2/8/1997, मतलब कि इसके बाद नहीं पैदा होना चाहिए और इसके पहले, ठीक है। कैंडिडेट 2/8/1997 के अगर पहले पैदा हुआ है तब भी एलिजिबल नहीं है और इसके बाद पैदा हुआ है तब भी एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको अपना देख लेनी है। अब देखो एज रिलैक्सेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे SC/ST है उसको 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है, PWD जो अनरिजर्व होते हैं उनको मिलता है 10 साल। उसके बाद PWD जो OBC वाले होते हैं, देखो PWD अनरिजर्व को मिलता है 10 साल, OBC को मिलता है 3 साल, तो इनके हो गए 13 साल, ठीक है। और PWD जो SC/ST होते हैं उनको मिलता है 15 साल। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन मतलब ESM, ठीक है, तो उनके लिए सब आपको देख लेना है। जो भी अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, मैं आपको PDF भी लगा दूंगा फॉर्म के नीचे, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो एक ये भी देख लेना, परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी का मतलब है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ठीक है, यानी कि ग्रेड डी वाली। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन, ठीक है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन के लिए है ये है विडो डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, मतलब कि अगर आपका डिवोर्स हो गया है या फिर आप विडो हो कुछ भी हो और आपने दोबारा शादी नहीं करी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आपको अप टू 35 ईयर्स एज मिले मतलब कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, विडो है, डिवोर्स है, ये सब है। अगर वो SC/ST है तो आपको 40 साल तक की छूट मिलेगी, ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in the online form and the same recorded in the matriculation certificate, मतलब कि आपको जो भी फॉर्म भरोगे तो उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ भरोगे वो मैट्रिकुलेशन वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ तो होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आप देख लेना। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा मतलब लगता है, जो भी ये सारे पॉइंट दिए हैं, मैंने ये सारे पॉइंट छोड़ दिए हैं, मतलब मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ सीधे। एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसेबल टू द सन्स डॉटर डिपेंड्स ऑन द, देखो जैसे कोई एक सर्विसमैन है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मतलब रिजर्वेशन मिला है वो केवल उस एक्स सर्विसमैन को मिलेगा, ठीक है। अगर उसके बच्चे या मतलब या उससे रिलेटेड बेटा बेटी या कोई और है तो वो अगर सोचे कि मुझको ये मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन वाला, तो उसको नहीं मिलेगा। यानी कि जो एक्स सर्विसमैन जो होगा उसी को केवल मिलेगा, उसके बच्चों वगैरह को नहीं मिलेगा। ये आप लोग देख लेना। हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो क्या, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मतलब कि 12th होना चाहिए या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट हो। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। अब देखो हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए मैंने बताया आपको OTR भरना है सबसे पहले, ठीक है। SSC कोई भी फॉर्म अगर आप भरोगे तो आपको ssc.gov.in, ठीक है, ssc.gov.in वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ जाके आपको OTR सबसे पहले फिल करना है। OTR फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिलेगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड करके आप अप्लाई कर सकते हो। जाके आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करो, चाहे स्टेनोग्राफर चाहे CGL कोई भी, मतलब इस साल भर सकते हो, अगली साल आप भर सकते हो, तो वो आप देख लेना। लेकिन OTR बहुत जरूरी है। अगर आपका OTR पहले से है तो करने की जरूरत नहीं है, अगर OTR पहले से नहीं है तो आप कर सकते हो। OTR मैंडेटरी है, ठीक है। अब देखो सबसे मेन जो पॉइंट है इस साल फॉर्म के लिए वो यही है, फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, मतलब कि आपको पहले से कोई फोटो, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, फोटो खिंचवाने जाते थे, फोटो खिंचवा के आते थे, ठीक है, उसको स्कैन कराते थे और उसके बाद उसको अपलोड करते थे। कभी कभी हम लोग क्या करते थे कि जब फॉर्म आता था तो उसमें नीचे फोटोशॉप से डेट लिखवाते थे कि इसी डेट की है, 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अब वो सब चक्कर नहीं है, आपको फोटो सामने कैमरे के बैठ के खींचनी है, ठीक है। अब आपको पहले से खींची गई फोटो नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। तो पीछे कोई नॉर्मल बैकग्राउंड हो, अगर ना हो तो कोई कपड़ा वगैरह लगा लो, ठीक है। वाइट कपड़ा है, कोई लाइट कलर का कपड़ा पीछे बांध दो दीवार पे और वो बैकग्राउंड हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले खिंचवाने जाते थे, ठीक है। और प्लेन होना चाहिए बैकग्राउंड। उसके बाद क्या है, हाँ मतलब आप इसमें लिखा हुआ है इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, मतलब जब आप फोटो ले रहे हो तो आपका कैमरा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपना लैपटॉप से अगर ले रहे हो तो अपना कैमरे के मतलब कैमरे को ही देख रहे हो आप, ऐसा लेनी है फोटो। और दूसरी चीज़ है आपकी, अगर आप फोटो मान लिया ले रहे हो तो आपको एक चीज़ तो ये देखनी है, दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, आप कैमरे की तरफ एकदम सीधे बैठ के देख रहे हो, ठीक है। और हाँ, जैसे फोटो है तो जब आप फोटो क्लिक करने कैप्चर पे जाओगे तो इस तरीके का बना होगा, ठीक है, उसमें आप पूरे में देख रहे होगे। लेकिन आपको ये रेड कलर का एक रेक्टेंगल टाइप का बना होगा, तो आपको इसके अंदर आना है, मतलब इसके अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर जो चीज़ होगी वही चीज़ केवल कैप्चर होगी। इसके बाहर जो चीज़ें होंगी मतलब ये कैमरे में वो पूरा शो करेगा, इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है, आप सबको दिखोगे, लेकिन आपको मेन इतने के अंदर आना है, ठीक है। इतने के अंदर आओगे वही फोटो क्लिक होगी, मतलब कि आपका फेस,
ठीक है, हाथ पैर सब इसी के अंदर ऐसे आने चाहिए, सबसे वैसे रेक्टेंगल के अंदर आ जाओ, तो ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, हाँ आपको तो देखो कैप नहीं लगानी है, मास्क नहीं लगाना है, ग्लासेस नहीं लगाने हैं, स्पेक्टिकल। देखो अगर आप चश्मा नहीं लगाते हो, मतलब पहले क्या होता था फॉर्म में लिख देता था सनग्लासेस नहीं लगाने, लेकिन आप चश्मा लगाते हो तो लगा सकते हो फोटो में। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, उसने बोला है ना ग्लास लगाने हैं ना स्पेक्टिकल लगाने हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे सनग्लासेस बोलता तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप चश्मा लगाते हो तो मैं तो बोलूँगा कि चश्मा ना लगाओ, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ग्लासेस स्पेक्टिकल नहीं लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर आप अपना जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, वो भी 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, और उसका डायमेंशन 6x2 होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन क्या है 6x2, और 10 से 20 केबी होना चाहिए जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यों, क्योंकि सीजीएल वाला जो फॉर्म था उसमें भी सेम फॉर्मेट था। तो मैंने बताया था वीडियो में, तो बहुत से लोगों ने देखा लास्ट टाइम पे वो वीडियो देखा, तो उन्होंने बताया कि बहुत से चैनल ऐसे हैं जिन्होंने ये 6/2 की जगह 4/2 लिख दिया था, तो उन बच्चों ने 4/2 अपलोड कर दिया। आप लोग मेरे सीजीएल वाले जो मैंने फॉर्म फिल करने का वीडियो डाला उसमें जाके आप कमेंट में देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है। तो बच्चों ने क्या करा 4/2 की डाल दिया है। ठीक है, तो किसी ने पेमेंट वगैरह नहीं करी थी तो उन्होंने जाके एडिट कर लिया। अब जिसने नहीं करा है वो हो सकता है बाद में करेक्शन आए तो करे बैठ के। ठीक है, तो ये चीज़, ये छोटी छोटी गलतियाँ, ये सिग्नेचर जरूर ध्यान रखना आपकी बार। ये मैंने सीजीएल का फॉर्म जब मैंने बता रहा था बना तब भी मैंने बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। ठीक है, और एमटीएस की लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो उसका भी अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो वो भी भर लेना। सीजीएल की तो निकल गई है डेट, सीजीएल की तो बढ़ी भी थी डेट 2-3 दिन। ठीक है, अब देखो जब आप फॉर्म वगैरह सब कुछ भर लोगे तो आप रिव्यू जरूर कर लेना एक बार फॉर्म को। ठीक है, कि आपकी डिटेल सही से भरी है कि नहीं भरी है, फोटो सही से लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है, देखो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये। ठीक है, ये शायद केवल जनरल और ओबीसी के लिए लगेगी, मतलब जिसके लिए पेबल है उसी के लिए 100 है। तो यहाँ पे देखो वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, ठीक है, ये वाले जो भी हैं SC ST हो गए आपके, और PWD हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, तो इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, ये जनरल और ओबीसी के लिए आएगी केवल। ठीक है, फीस ऑनलाइन बोर्ड में होगी, या 18 तारीख लास्ट डेट है फीस की, लेकिन कोशिश करो कि फॉर्म पहले भर लो। ठीक है, 15 तक सब कुछ कर लो। और देखो करेक्शन के लिए 2 दिन के लिए खुलेगा, 27/7 से लेकर 27/8 तक। लेकिन अगर मेरा वीडियो देख के आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप फॉर्म एकदम सही से भरो, कोशिश करो कि फॉर्म गलत ना हो, क्योंकि 17 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है, उसके 10 दिन बाद करेक्शन होगा। ठीक है, और फिर आपको फालतू के पैसे देने उसमें। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 2 days टू इनेबल कैंडिडेट टू। ठीक है, मतलब 2 दिन के लिए खोल दिया जाएगा पोर्टल, आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कमीशन विल यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ₹200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड दिस इज बीइंग नोटिफाइड फॉर फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। हाँ देखो मैंने इसीलिए पॉइंट बताया था, जब आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करोगे ठीक है तो 200 रुपये लगेगा, और सेकंड टाइम करेक्शन करोगे तो 500 रुपये लगेगा। इसलिए अगर किसी ने फॉर्म भर लिया है तो वो सही से देख लो नोटिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने कोई भी गलती कर ली है तो आप फर्स्ट टाइम ही करेक्शन करके 200 रुपये में निकल जाना। ठीक है, और अगर आप फॉर्म पहली बार भर रहे हो तो फिर फॉर्म एकदम सही से देख के भरो, कुछ भी गलती ना करो। ठीक है, तो आपको ये भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये का जो फॉर्म भरोगे उसी में हो जाएगा काम। ठीक है, और अगर गलती करने का शौक है तो फिर एक बार गलती करना तो 200 रुपये लगेगा, दूसरी बार करोगे तो 500 लगेगा। ये जो पेमेंट होगी आपकी ये भी ऑनलाइन होगी। ठीक है, और इस साथ लिखा है द करेक्शन चार्जेस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, अगर एक बार पेमेंट हो गई तो रिफंड नहीं होगी।
देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखो सेंटर के लिए मैं पहले बता दूं एसएससी का क्या रहता है हर बार का। आप देखो जिस स्टेट का भरोगे, ठीक है, उसी स्टेट के आपको 3 सेंटर डालने पड़ेंगे प्रेफरेंस, 1 2 3, ठीक। तो आप अपने हिसाब से जो आपको डालना हो प्रेफरेंस डालना, लेकिन कोशिश रहती है कि पहले ही मिल जाए, ठीक है। पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं मिलेगा तो तीसरा। लेकिन जो आप स्टेट भरोगे उस स्टेट के ही तीनों भर सकते हो। ये नहीं कि एक आपने बंगाल का एक भर दिया, एक यूपी का भर दिया, एक उत्तराखंड का भर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप एक स्टेट सेलेक्ट करोगे तो उसी के 3 भरोगे, ठीक है। देख के भरना है। यहाँ देखो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेट लिखी हुई है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे है सेंट्रल रीजन, मतलब सीआर रीजन। सीआर रीजन में 2 स्टेट आती हैं, ये रीजन है सीआर। इसके 2 स्टेट आती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। अब देखो मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, मतलब और गया, भागलपुर, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार के सेंटर हैं, ठीक है। अब मान लिया आपने स्टेट सेलेक्ट करी उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश के आप 3 सेंटर डालोगे कोई, ठीक है। तो आपने मान लिया पहला प्रयागराज डाल दिया, दूसरा वाराणसी डाल दिया, तीसरा मेरठ डाल दिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से डालने होंगे सेंटर। अब देखो यहाँ पे सारे देखने की जरूरत नहीं है, आपको जिस स्टेट में डालना हो उस स्टेट का देख लो नोटिफिकेशन में, ठीक है। हमें यहाँ पे सीआर रीजन का हिसाब से इलेक्शन कमीशन का दिया गया है, एड्रेस वगैरह दिया गया है, वेबसाइट दी गई है, ठीक है। हर स्टेट का दिया गया है अलग अलग, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो जिसको जरूरत हो, ठीक है। ये सारी स्टेट का दिया हुआ है, सारे रीजन दिए हुए हैं। ये देखो जो पॉइंट मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट में गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद इन द रीजन, सेम रीजन, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, ठीक है। तो मतलब आपको एक स्टेट ले ली है, उसी स्टेट के 3 सेंटर डालने हैं, ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो देखो क्या है, 3 होंगे पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक में आएगा रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क। फिर जनरल अवेयरनेस जी आएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क। फिर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, और जो स्क्राइब कैंडिडेट है उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, ठीक है। और कई शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर आपका देखो जो आंसर किया है, अगर आपको लगता है कि आपने सही करा है लेकिन उसमें आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है, तो आप हर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये पे करके अपना वो चेक करा सकते हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस रीजनिंग का ही पूरा सिलेबस है। ये जनरल अवेयरनेस का है, वो रीजनिंग का था, ठीक है। ये इंग्लिश का है। अब देखो जब आप वो पेपर निकाल दोगे उसके बाद जो सेकंड होगा वो स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का। वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द सीबी एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी। द कैंडिडेट विल गिव बाय 10 मिनट्स हिंदी इन इंग्लिश, ठीक है। स्पीड आपको क्या करनी है, 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो 100 वर्ड पर मिनट ये किसके लिए आपकी है, ग्रेड सी के लिए, ठीक। और 80 वर्ड पर मिनट जो है ये आपकी ग्रेड डी के लिए, ठीक है। तो ग्रेड सी के लिए आपकी 100 पर वर्ड मिनट है और इसके लिए 80 WPM है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीरियल नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है स्टेनोग्राफर डी लैंग्वेज स्किल देखो हिंदी इंग्लिश दोनों का दिया हुआ है,
ड्यूरेशन टाइम दिया हुआ है 50 मिनट 65 मिनट ये दिया हुआ है। स्क्राइब कैंडिडेट का मतलब नॉर्मल कैंडिडेट को 50 मिनट है, स्क्राइब वाले को 70 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेड सी जो है उसके लिए कितना मांग रहा है 100 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट है आपका ग्रेड डी के लिए। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी है उसका जो स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश में उसकी ड्यूरेशन जो है वो होगी 50 मिनट। ठीक है, और जो स्क्राइब कैंडिडेट है उनको 20 मिनट ज़्यादा मिलेगा, उनके लिए होगा 70। उसके बाद जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है हिंदी वालों के लिए उनका क्या होगा 65 मिनट मिलेगा। ठीक है, और इनको मिलेगा 90 मिनट स्क्राइब को। उसके बाद जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है उनको इंग्लिश वालों को 40 मिनट मिलेगा, और स्टेनोग्राफर जो ग्रेड सी है हिंदी का उनको मिलेगा 55 मिनट। तो इस तरीके से टाइम स्लॉट है। और यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु ऑफ टू मेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर जो भी कैंडिडेट जिन्होंने मतलब सेलेक्ट करा है कि वो टेस्ट हिंदी में देंगे उनको इंग्लिश सीखना भी ज़रूरी है, और जिन्होंने सेलेक्ट करा है कि वो इंग्लिश में देंगे उनको हिंदी भी ज़रूरी है। आफ्टर वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट के बाद फॉलोइंग विच देयर प्रोविजन में नॉट बी क्लियर्ड बाय अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदी एंड इंग्लिश फंक्शनल। मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम हिंदी में दिया है तो आप इंग्लिश सीख लो, और इंग्लिश में दिया है तो हिंदी सीख लो, आपको दोनों आना बहुत ज़रूरी है। ये आप खुद देख लेना, ये जो भी पॉइंट लिखे हैं छोटे छोटे आपका मन हो तो। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरी हो तो आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है डीबी वगैरह के टाइम का फैसिलिटी और डाउनलोडिंग एडमिशन सर्टिफिकेट 3 देखो आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी आईडी होती हैं। ठीक है, इन एडिशन ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी क्राइटेरिया टू वैलिड आईडी फोटो ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको जो एडमिशन सर्टिफिकेट होगा उसके साथ साथ 2 फोटो, ठीक है, और फोटो आईडी आपको ओरिजिनल ले जानी पड़ेगी। देखो जो डीबी का टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूज़र डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जब भी आपका जो भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा वही लोग आपका डीबी करेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल दी हुई है डीबी के लिए, आप देख सकते हो। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, जो मिनिमम मतलब देखो कोई भी एग्जाम हो उसके लिए वो लोग मिनिमम क्राइटेरिया बनाते हैं कितने % आपको पासिंग चाहिए। जैसे हम लोग को 100 में से मान लिया 33 चाहिए होते थे पासिंग। ठीक है, मतलब इतने पासिंग है, मतलब इसके नीचे जो आएगा वो फेल है, और इसके ऊपर आप मेरिट ऐसे नहीं बनती थी, मेरिट बनती जिसके 95 आ गए वो भी पास है। ठीक है, लेकिन वो मेरिट में है। तो उसी तरीके यहाँ होता है कि 30% जनरल के लिए, ओबीसी की डब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%। मतलब कि अगर जो 100 नंबर का पेपर है तो जनरल वाला 30 नंबर लाएगा तभी वो पास है। ठीक है, उसके नीचे तो वो फेल है ही। और 30 नंबर लाने का ये मतलब नहीं है कि वो सेलेक्ट हो गया है, मतलब मेरिट कितनी भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम 30 नंबर तो लाने ही लाने। अगर किसी कैंडिडेट के मान लिए 5000 पोस्ट है लेकिन 4999 ही लड़के सेलेक्ट हो पाए हैं, और बाकी 1% जो था वो जो है 30% के नीचे नंबर आए उसके, तो वो सेलेक्ट नहीं माना जाएगा, वो पोस्ट फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, सारी डिटेल लिखी हुई है। हाँ, अब जैसे टाई केस होता है, ठीक है, मतलब कि 2 लोगों के नंबर सेम आ गए। ठीक है, इन केसेस वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट सिक्योर इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन द कंप्यूटर। मतलब कि दोनों लोगों के सेम नंबर आ गए तो उनमें से कैसे लिया जाएगा, पहला जो है
मार्क्स इन पार्ट 1 जनरल मतलब रीजनिंग के मार्क देखे जाएंगे, दूसरा है फिर जनरल अवेयरनेस के मार्क देखे जाएंगे, तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जो मतलब बड़ा होगा उसको हायर दिया जाएगा। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो इस तरीके से है। और ये सबके लिए नहीं है ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो लोग नकल करने के उद्देश्य से जाते हैं या कुछ भी उनके दिमाग में रहता है किसी से पूछ लेंगे, तो वो सब उनके लिए है। आप देख सकते हो कि किस टाइप का कौन सा कांड करोगे तो आपको कितने साल का डिपार्टमेंट मिलेगा। तो आप ये सारा पढ़ सकते हो, सबके लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये देखो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले फ़ोटो और साइन का, ठीक है, ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो क्लियर आनी चाहिए। और फ़ोटो अब की बार हम लोग को पहले से नहीं लगानी है, फ़ोटो क्लिक करनी है। क्लिक करने के लिए मतलब एक अच्छा प्लेस होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, कैमरे के सामने फ़ोटो खींचनी है। ठीक है, अगर आपका लैपटॉप से नहीं खींच पा रहा है तो आप मोबाइल होगा। ठीक है, फॉर्म जब भरोगे तो एक स्कैनर टाइप का होगा, उसे स्कैन करना है, अपना आईडी पासवर्ड लगाना है। लॉगिन करोगे तो अपने मोबाइल से भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। ठीक है, चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, मास्क वगैरह नहीं लगाना है, कैप नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना है। जो साइन होगा वो 10 से 20 KB के बीच होगा, 6x2 उसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर। ये देखो सारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपने यूपी से भरा है, आपका SSC या सेंट्रल रीजन होगा तो वहाँ पे इलाहाबाद का देखो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कॉल करके बात कर सकते हो। ये सारे जो दिए हुए हैं नीचे जो भी सर्टिफिकेट दिए होते हैं। ठीक है, ये मेरा नोटिफिकेशन इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने SSC की जो वेबसाइट पे आया हुआ वो मैंने पूरा डाउनलोड करके पूरा एक साथ लगा लिया है। ठीक है, मैंने ये नहीं करा कि 3-4 पेज निकाल लिए उसी को बता दिया, मैं पूरा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये नीचे हम जाएंगे, ये सब DB के टाइम का है। ठीक है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जो सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। अब देखो यहाँ पे यहाँ से क्या है, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो OTR है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी प्रोसेस दी गई है। ठीक है, इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, फॉर्म फिलिंग के लिए, वो उसमें मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, ठीक, ये सारी प्रोसेस दी गई है, पूरा फ्लो चार्ट उन्होंने बना के दिया है। मैं अब की बार एक दूसरी चीज़ ये करूँगा कि ये जो फ्लो चार्ट है ना, मतलब फॉर्म तो भर के दिखाऊंगा ये ऑनलाइन आपको, लेकिन मैं एक फ्लो चार्ट वाला वीडियो बना दूंगा। जो उन्होंने फ्लो चार्ट दिया उसके द्वारा बताने की कोशिश करूँगा कि फॉर्म कैसे बनना है। ठीक है, ये सारी डिटेल उन्होंने दे रखी है। ठीक, मतलब वो जो सारे स्क्रीनशॉट थे वो पार्ट 1 के थे। मतलब उन्होंने क्या करा है कि जैसे फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ सारे लगा दिए हैं। ये पार्ट 2 है, उसके लिए देखो इन्होंने सारी कंडीशन दे रखी है। उसके बाद ये देखो नीचे इन्होंने फिर कोई स्क्रीनशॉट लगा दिया। हाँ ये देखो, ठीक है। तो पार्ट 1 भरने के बाद आप पार्ट 2 में कैसे जाओगे, क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, तो वो सारा यहाँ पे देखो। और हाँ, वो जो मैं बता रहा था, ये देखो एक स्कैनर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर लैपटॉप वगैरह से करोगे, नहीं है मोबाइल है, तो यहाँ पे ये देखो स्कैनर होगा। ठीक है, इसे आप स्कैन करोगे, यहाँ पे नहीं स्कैन करना, आप जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ दिया होगा, आप उसको स्कैन करो, वहाँ से जाके अपना ID पासवर्ड जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो मोबाइल से। ठीक है, मैं एक डमी वाला भी बना दूंगा ये वीडियो, इसमें ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि फॉर्म भरते समय क्या होता है, हम लोग फॉर्म भर के दिखा देते हैं, फिर उसको एडिट कर देते हैं, एडिट में डिटेल आती ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं DB वगैरह के लिए हैं ये। ठीक है, मैंने वैसे सारी डिटेल बता दी, बस मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ बचा हो। हाँ देखो, बचा हुआ है। ठीक है,
ये देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके देखो कोड दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका इंटरमीडिएट है तो उसका कोड 2 है, सर्टिफिकेट कोई कोर्स है उसका कोड 3 है, डिप्लोमा है कोई तो उसका कोड 4 है, बीए है तो उसका कोड 5 है। तो इस तरीके से सारे कोड दे रखे हैं। अगर आपने एमटेक करा है तो उसका कोड है आपका 31, अगर आपने एमएससी करा है इंजीनियरिंग से उसका कोड है 32, एमसीए करा है तो कोड है 33, एमबीए करा है कोड है 34। तो सारे कोड दे रखे हैं, अदर है तो 35 है, ठीक है। अब देखो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल मेडिकल टेस्ट, ये है बीआरओ वाले के लिए, ठीक है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको आपको देख लेना है, जो भी लोग बीआरओ के लिए भरोगे, ठीक है। ये फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। मेडिकल वगैरह होगा इसमें, जो भी हो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मेडिकल में जो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी और ग्रुप बी नॉन गेस्टेड। ग्रुप बी का मतलब है आपका ग्रेड सी वाली हो गई है, और ग्रुप सी का मतलब है ग्रेड डी की। तो 1 माइल रन मतलब आपको 1 मील दौड़ना होगा। ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, टाइम मतलब 10 मिनट में आपको 1 मील कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, और ये देखो रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखो क्या होना चाहिए, जो आपका जैसे आपने वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भरोगे, ठीक है, उसके अंदर ये स्टेट आती है, ठीक है, ये सारी स्टेट है। तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर, ठीक है, और चेस्ट होना चाहिए 75 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है, और मिनिमम वेट होना चाहिए 47.5 kg। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप ईस्टर्न हिमालयन रीजन भर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, जो ये स्टेट आते हैं, वहाँ पे आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, 47.5 होना चाहिए मिनिमम वेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें और आप लोग वीडियोस में देखोगे चैनल के तो वहाँ पे नहीं बताई गई होंगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। इसलिए अब मैं इसीलिए डिटेल नोटिफिकेशन बताता हूँ, आप लोग ये सारे देख सकते हो, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका पूरा एसएससी स्टेनोग्राफर का बता दिया है। तो मैंने क्या क्या बताया है, एक है एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है, एक पोस्ट है आपकी ग्रेड टी की, सी की, एक है आपकी ग्रेड डी की, ठीक है। ग्रेड सी का मतलब है ग्रुप बी की, और ग्रेड सी का मतलब है ग्रुप सी की, ठीक है। तो आपको स्टेनो आनी चाहिए, पहली बात है। 12th होना चाहिए पास, 12th या इक्विवेलेंट। उसके बाद जो है रीजनिंग आएगी, और जीए आएगी, और इंग्लिश आएगी। 3 चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में। जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे एग्ज़ाम, तो आपको स्टेनो वाला देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आप लोग जाके, मैंने सारा वीडियो में बता दिया है, आप लोग सब कुछ चेक करते हो। मैं फॉर्म भरने का वीडियो बना के आप लोग को दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, या कमेंट में मैसेज कर दो। देखिए, आप लोग यूट्यूब में जाके स्टडी विद अलकेज नाम से सर्च करोगे तो मेरा चैनल आएगा स्टडी विद अलकेज नाम से, ठीक है। यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबके लिंक मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है वीडियोस में तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में मुझको मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और मैं ही रिप्लाई करूँगा, और कोई नहीं मतलब है उसमें। फिर ये देखिए, मैंने फॉर्म फिल के भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन का। तो आपने अगर ये पूरा नोटिफिकेशन देखा है तो आप समझिए होगा, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन रहता है, ठीक है। और मैं मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ। स्लॉग जो चैप्टर है मैंने पूरा डिटेल में बताया, आप लोग चैप्टर्स को जाके देख सकते हो, ठीक है। मेरा एक और चैनल है, उस पर आपको मिलेंगे
शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। तो इस चैनल पे आप लोग जब मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको ये सारे शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। तो इस पे डेली एक वीडियो अपलोड होता है, 1 से 2 वीडियो, तो आप लोग देख सकते हो। मतलब कम समय में आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा ट्रिक मिल जाएगी पढ़ने को। तो आप लोग सारे चैनल मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर करिए अगर आपको अच्छे लग रहे हो वीडियोस।